चलिए आज चलते हैं अश्वपुर साम्राज्य के उस खतरनाक दरबार में, जहां कहानी की शुरुआत होती है एक शाही दावत से। लेकिन ये कोई जश्न का मौका नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस ये एक लाइन यही पूरी कहानी का माहौल बना देती है। एक ऐसी राजनीतिक साजिश की कहानी जहां हर मुस्कान के पीछे एक जानलेवा इरादा छिपा है। तो कहानी शुरू होती है नए नवेले राजा युधिष्ठिर की पहले राजकीय भोज से। सोचिए, एक ही छत के नीचे राज्य के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी परिवार एक साथ जमा हुए हैं। तो ये है इस खेल के मुख्य खिलाड़ी। एक तरफ है नए राजा युधिष्ठिर और उनके वफादार भाई, और दूसरी तरफ उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार बैठी है महत्वाकांक्षी रानी मायावती और उनका बेटा दुर्जय। दावत में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक नाजुक सी शांति थी जो अचानक टूट जाती है। कैसे? जब एक सामंत ग्रेनस्टोन का जिक्र कर देता है। बस ये एक नाम सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है, और तभी दुर्जय खड़ा होकर इसके असली मकसद पर एक तीखा सवाल दाग देता है। राजा युधिष्ठिर का जवाब तो बहुत शांत था, लेकिन इसने रहस्य को कम करने की जगह और भी गहरा कर दिया। वो तलवारों और सेनाओं से भी बड़ी किसी ताकत की ओर इशारा कर रहे थे, एक ऐसी ताकत जिसे वहाँ कोई समझ नहीं पा रहा था। बस यहीं से माहौल गर्मा जाता है और ये खेल एक ऐसा जानलेवा मोड़ लेता है जहाँ से पीछे हटना नामुमकिन था। होता ये है कि रानी मायावती की एक वफादार दासी बड़ी चालाकी से राजा के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के शहद वाली शराब के प्याले में एक जहर मिला देती है। एक ऐसा जहर जिसका न कोई रंग था न कोई गंध। बाद में जब जांच होती है तो चिकित्सक उस जहर की पहचान करते हैं। नाम था नींद की बूंद, एक ऐसा जहर जो बहुत तेजी से असर करता था और बेहद क्रूर था। और अगली सुबह तक महज 12 साल का राजकुमार शत्रुघ्न मर चुका था। इसी पल राजा को सिंहासन की असली खूनी कीमत का एहसास होता है। मातम का माहौल ज्यादा देर नहीं टिकता, बहुत जल्द ये बदले की आग में बदल जाता है। राजा अपनी सभा के सामने खड़ा है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी दहकती हुई नफरत दिखाई दे रही है। भरे दरबार में खामोशी को चीरती हुई राजा की आवाज गूंजती है। वो सबके सामने मुजरिम का नाम लेता है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। युधिष्ठिर ऐलान करता है कि मायावती की दासी कली को गिरफ्तार कर लिया गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है कि जहर रानी के कहने पर ही दिया गया था। और इस इल्जाम के पीछे का मकसद वो भी बिल्कुल साफ है। यहाँ देखिए, शत्रुघ्न के रास्ते से हटते ही मायावती का बेटा दुर्जय अब सिंहासन के एक कदम और करीब आ गया था। तो एक कबूलनामा और एक साफ मकसद, इन्हीं दो चीजों के आधार पर राजा अपने दोनों सबसे बड़े दुश्मनों को देशद्रोह और हत्या के जुर्म में कैद करने का हुक्म सुना देता है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। असली सच्चाई तो बंद दरवाजों के पीछे खुलती है, एक ऐसी बातचीत में जो दिल दहला देने वाली है। ये देखिए, सबके सामने राजा ने जो कहा और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अकेले में राजा अपने भाई भीरवीर को बताता है कि दासी ने कुछ नहीं कहा, वो तो मरी हुई मिली थी। मतलब पूरा का पूरा कबूलनामा एक मनगढ़ंत कहानी थी, एक झूठ। युधिष्ठिर साफ साफ मानता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने कहा, चाहे उन्होंने ये किया हो या ना किया हो, वो मुझे मारने की कोशिश जरूर करते, इसलिए मैंने पहले ही हमला कर दिया। यही राजनीति है भाई। उसने अपने ही भाई की मौत को अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए एक राजनीतिक मौके की तरह इस्तेमाल किया। ये क्रूर सच्चाई सुनकर उसका अपना भाई भीमवीर इसे पागलपन कहता है। वो इतना घबरा जाता है कि वहां से चला जाता है। और इसी के साथ राजा युधिष्ठिर अपनी सत्ता के शिखर पर अब बिल्कुल अकेला रह गया है। राजा को लगता है कि उसने ये बाजी जीत ली है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि परछाइयों में नए नए दुश्मन सिर उठा रहे हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा है। काल कोठरी में मायावती अपने बेटे से कह रही है कि हमारे साथी जल्द ही कुछ करेंगे। एक रहस्यमयी भतीजा है बस, जो बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा है। और राजा युधिष्ठिर अकेला बैठा ग्रेनस्टोन से मिले एक अजीब गूंजते हुए टुकड़े को थामे हुए है। मतलब दुश्मन हारे नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं।
और इन सब से बेखबर राजा ये नहीं जानता कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। और कहां से? उसी ग्रेनस्टोन के अंदर से, जिस प्रोजेक्ट की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। क्रो नाम का एक जासूस वहां से एक संदेश भेजता है। जासूस की रिपोर्ट साफ साफ बताती है अंधेरा असली है और राजा उस पर निर्भर हो रहा है। मतलब युधिष्ठिर अब सिर्फ अपने दुश्मनों से लड़ नहीं रहा, बल्कि जीतने के लिए वो खुद उन्हीं के जैसे क्रूर तरीके अपना रहा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिंहासन बचाने के लिए सच को ही मार दिया जाए, तो फिर असली दुश्मन कौन